हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम मध्य प्रदेश जीएस की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश की टेस्ट सीरीज प्रतिदिन रात 9 बजे चल रही है। हमारे यूट्यूब चैनल महिमा इंस्टीट्यूट आप सभी जानते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें 30 से 35% 30 से 35% जो जीएस आता है वो मध्य प्रदेश से संबंधित आता है। तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से एक नया टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, तो इसको शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताइए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रीवा जिले में है। रीवा जिले में है, जो कि यहाँ स्थित है रीवा जिले में। और एक नदी है जिसका नाम है बीहड़ नदी। तो बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चचाई जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? चचाई जलप्रपात स्थित है। दूसरा आप देखेंगे कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो कि अनूपपुर में स्थित है। यहाँ पर भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। तो ये सभी जलप्रपात हैं दोस्तों। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। सबसे अधिक लगती है उत्तर प्रदेश से और सबसे कम लगती है गुजरात से। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है और उसके पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम दिशा में गुजरात स्थित है और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो दक्षिण दिशा में कौन सा आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारे भोपाल में। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे भोपाल में स्थित है। तो आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। यहाँ पर एक IIFM भी है, इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये भी यहाँ पर स्थित है। साथ में अगर बात करें तो भारत का अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारत का वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। और देहरादून का जो क्षेत्रीय कार्यालय है भारत वन अनुसंधान संस्थान का, वो हमारे जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर जबलपुर जिले में स्थित है। और एक और क्वेश्चन है कि हमारे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रेंजर का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो फॉरेस्ट रेंजर का ट्रेनिंग सेंटर बालाघाट में स्थित है। तो ये आपके सामने है दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि एसटी की जनसंख्या पाई जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जनजातीय प्रदेश भी हम कहते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या 1,53,00,000 है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 1,53,00,000 है, जो टोटल जनसंख्या मध्य प्रदेश की का 21.1% है। ये डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का डेटा है। इसलिए और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो जनजातीय जनसंख्या धार जिले में पाई जाती है, जबकि सबसे कम भिंड जिले में मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों? भिंड जिले में मिलती है। और धार और भिंड कहाँ है? तो भिंड यहाँ है दोस्तों और धार है यहाँ पर। ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिशत के आधार पर पूछा है जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है? तो प्रतिशत में है अलीराजपुर प्रथम स्थान पर है। तो प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला
जो जिला है वो कौन सा है? देखिए अगला देखिए बेटा, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर में है। कहाँ पर है बेटा? इंदौर में है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। देवास प्रसिद्ध है, तो आप बताइए देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए। हमारे करेंसी जो छपती है वो देवास में छपती है, यानी कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। अखबारी कागज का कारखाना वो बुरहानपुर नेपानगर में स्थित है, जबकि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो होशंगाबाद में है, यानी कि नर्मदापुरम में स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग सिक्योरिटी पेपर मिल यहाँ पर दोनों यहाँ पर है होशंगाबाद में। चलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इस राजस्व संभाग के क्षेत्रांतर्गत आता है, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये है शिवपुरी में। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसमें एक जॉर्ज कैसल भवन भी बनाया गया है। जॉर्ज कैसल भवन 1911-12 में बनाया गया था। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 आगरा बॉम्बे AB रोड भी गुजरता है। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जिस संभाग में आता है उसका नाम है ग्वालियर संभाग, क्योंकि ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर ये 5 जिले ग्वालियर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो हम देखते हैं। चलिए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बनाया गया था, और ये बाघों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बाघ घनत्व जो है वो 8 वर्ग किलोमीटर पर एक बाघ मिल जाता है, यानी कि बाघों का घनत्व यहाँ पर अधिक पाया जाता है। और यह है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, 1968 में बनाया गया था। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जिस जिले में है उसका नाम है छोटी सी हमारी उमरिया। कहाँ पर है? उमरिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को कहा जाता है, तो पश्चिमी मध्य क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये वाला क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र जो है किसमें आता है देखते हैं। यहाँ पर आता है मध्य भारत का पठार, ये आता है बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर मध्य भारत का पठार, ये है बुंदेलखंड का पठार, और ये है मालवा का पठार, यहाँ रीवा पन्ना का पठार, और ये नर्मदा सोन घाटी है, नीचे है सतपुड़ा, और इधर है बघेलखंड का पठार। यानी कि इस क्षेत्र की पूछा है तो ये कौन सा है दोस्तों? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि परिणाम है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि पाई जाती है भिंड, मुरैना, श्योपुर में, जो चंबल नदी के द्वारा अपरदन के कारण बनाई गई है। यानी कि अपरदन के द्वारा बनी है चंबल नदी के द्वारा, तो सबसे ज्यादा अपरदन वो भिंड, मुरैना, श्योपुर में होता है, जो कि चंबल नदी के द्वारा होता है। और यह वेटलैंड यानी कि उत्खात भूमि की बात करें, बैडलैंड कहते हैं इसको। बैड मतलब बुरी भूमि, यानी कि खराब भूमि। तो अब नलिका अपरदन के द्वारा, गली अपरदन के द्वारा ऐसा हुआ है, जो हमारे भिंड, मुरैना, श्योपुर में पाए जाते हैं। और यह नदी चंबल नदी के द्वारा ये उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से
किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप जानते हैं काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। पहली बात तो यह काली मिट्टी जो है किससे बनी है? तो ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टान बनती है और बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का विकास होता है। और काली मृदा का काला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है दोस्तों? लोहे की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी को सेल्फ जुताई मिट्टी कहा जाता है क्योंकि ये पानी गिरने पर ये चिपचिपी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, चिपचिपी, और सूखा पड़ने पर इसमें दरार पड़ जाती है, इसलिए इसको सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए जानी जाती है और मालवा के पठार में पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है, सतपुड़ा में भी ये काली मिट्टी पाई जाती है। और इसका दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी, तो रेगुड़ मिट्टी किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखें अगला, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? अब भाग पूछा है, स्थान नहीं पूछा है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि हम पूर्व से पश्चिम में जाते हैं या दक्षिण से उत्तर में जाते हैं तो बरसात की मात्रा में कमी होती है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो बरसात होती है वो सबसे ज्यादा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, यानी कि इधर से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? देखिए इस क्षेत्र से होती है। तो इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में बरसात होगी, और इधर से इधर जाएंगे तो बरसात की मात्रा कम होती चली जाएगी, और इधर से ऊपर जाएंगे तो बरसात की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग में सबसे अधिक बरसात होगी। स्थान की अगर बात करें तो स्थान में आता है हमारा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वो आता है होशंगाबाद में पचमढ़ी, यानी कि अब नर्मदापुरम में, और सबसे कम होता है भिंड गौहर में, सबसे कम बरसात होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। तो मध्य प्रदेश में कुल लंबाई नर्मदा नदी की कितनी है? 1077 है दोस्तों। कितनी है? 1077 लंबाई है। चलिए, और कुल लंबाई कितनी है बेटा? 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अमरकंटक महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। तो अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक है दोस्तों यहाँ अनूपपुर में। कहाँ पर है? अनूपपुर में। यहाँ ये अनूपपुर है। यहाँ से ये ऐसी नदी जाती है, एक और जाती है जो जोहिला होती है, एक सोन होती है। सोन और जोहिला, सोन निकल गई यहाँ से, ये जोहिला निकल गई, और ये दोनों मिलती हैं शहडोल में, यहाँ पर बाण सागर बांध बनाएगा। और एक और नदी निकलती है जिसको कहते हैं हम नर्मदा। ये तीनों बड़ी नदी निकलती हैं। नर्मदा को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। सोन नदी मध्य प्रदेश से बहकर ये गंगा में मिल जाती है। इसकी एक और नदी है, इसका नाम है सहायक नदी, रेहंद नदी, जिस पर रेहंद बांध बनाया गया है, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलने के बाद में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जैसे निकलती है उसके 8 किलोमीटर चलकर इस पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं। 2 जलप्रपात बनाती है, 3 जलप्रपात। एक है कपिल धारा, दुर्ग धारा और दुर्गा धारा, 3 जलप्रपात बनाती है। आगे बढ़ती है नरसिंहपुर में भीमकुंड, अर्जुन कुंड और सत्यधारा। जबलपुर में धुआंधार या बेड़ाघाट बनाती है। आगे चलती है दर्दी और मंधार बनाती है खंडवा में, और सहस्त्रधारा बनाती है खरगोन में। इस पर सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है गुजरात की सूरत में, और यहाँ पर भरूच में। तो यहाँ पर भरूच में बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नदियां। चलिए आगे देखिए, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो
प्रदूषण के आधार पर, यानी कि मध्य प्रदेश में जितना प्रदूषण होता है उतना ही गंगा का होता है, यानी गंगा का जितना प्रदूषण होता है उतना हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी का होता है जिसका नाम है बेतवा। नेक्स्ट देखिए, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इसमें चंबल, आप जानते हैं चंबल इधर से ऐसे बहती है, तो दक्षिण भारत में तो नहीं बहती। दूसरी बेतवा की अगर बात करें तो राजस्थान से यहाँ से ऐसे बहती है, तो ये भी नहीं है। केन नदी, केन की बात करें तो वो इधर बहती है। इसका मतलब ये हुआ कि बेनगंगा जो नदी है वो बेनगंगा नदी दक्षिण भारत में बहती है और यही इसकी सबसे बड़ी, यानी कि इसकी सहायक नदी मानी जाती है। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। सम्मिलित कीजिए आंसर। आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन है बालाघाट बेनगंगा, तो बेनगंगा नदी ऐसे जा रही है बालाघाट, बिल्कुल सही है। दूसरा ओरछा बेतवा, तो ओरछा रायसेन से जाती है और एस से जाती है और निमाड़ी में ओरछा है तो वो भी इसके किनारे, ये भी ठीक है। शिवपुरी सिंध, विदिशा श्रवण सिंध जाती है तो शिवपुरी से निकलती है तो ये भी ठीक है। पचमढ़ी तवा, तो ये भी ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंबल नदी का प्रभाव निम्न में से किन राज्यों में होता है? तो आप ही बताइए कौन कौन से राज्यों में होता है। मैं इसका लोकेशन बता देता हूँ चंबल नदी का। देखिए कहाँ से बहती है, जानपा पहाड़ी से निकलती है इंदौर से और ऐसे 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 जाती है और ऐसे ऐसे जाती है और ऐसे ऐसे हमारे मध्य प्रदेश की उत्तरी, मध्य प्रदेश राजस्थान की उत्तरी सीमा बनाती है और ऐसे जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश में वही, दूसरा राजस्थान में बहती है, तीसरा उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बनाया गया। ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 940 वर्ग किलोमीटर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ये दो भागों में बटा हुआ है। एक घाटी को कहते हैं हालो घाटी, हालो घाटी, और दूसरी होती है बंजर घाटी, बंजर घाटी। इस पर बामनी दरार एक जगह है जिसको सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है, सूर्यास्त बिंदु, सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको शुभंकर प्राप्त है और शुभंकर का नाम है भूरसिंह बारासिंगा, भूरसिंह बारासिंगा, बारासिंगा। क्या नाम है दोस्तों? भूरसिंह बारासिंगा। चलो, ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी है। अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का छोटा अभ्यारण्य देखिए, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरा देही, नौरा देही जो है सागर में। छोटा है इंदौर में जिसका नाम है, बताइए, रालामंडल। हमारे मध्य प्रदेश में एक मुरैना में, एक पन्ना में, एक शहडोल में बाणसागर या सोन कह सकते हैं, सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। पन्ना में केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र है और चंबल घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? मुरैना में। ये 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र हैं। सरदारपुर, सेल्फ और रतलाम में 2 दूधराज के लिए, दूधराज पक्षी के लिए, यानी कि खरमोर पक्षी के लिए 2 अभ्यारण्य बनाए गए, सरदारपुर और
सालाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 21 हो गए हमारे बेटा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर। देखिए चलो, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य भी है जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया। वनों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला सबसे पहला जो राज्य बना वो मध्य प्रदेश ही बना। जॉर्ज कैसल भवन राष्ट्रीय उद्यान में है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है, उसमें जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा किस जिले में है दोस्तों? देखिए हम आगे बात करते हैं। बताइए, आंसर बताइए आप लोग। देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान, सतपुड़ा कहाँ पर है दोस्तों? सतपुड़ा पूरा का पूरा अगर बात करें तो ये नीचे जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा पर्वत का है। और सतपुड़ा जहाँ पर है उस जिले का नाम है नर्मदापुरम, यानी कि होशंगाबाद। इसमें है होशंगाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो IIFM। मैंने आपको कुछ ही समय पहले अभी इसी टेस्ट में बताया था कि IIFM कहाँ है, तो ये आपको पता होगा कहाँ है। तो देखिए इसमें इंदौर नहीं है, जबलपुर नहीं है, रतलाम नहीं है, भोपाल इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के कौन से जिला समूह में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो हमारे उत्तरी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सरसों होता है। इस क्षेत्र में सोयाबीन और गेहूं होता है। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो धान की खेती ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में धान की खेती, मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र में होती है सोयाबीन और गेहूं की खेती, और उत्तरी क्षेत्र में होती है तिलहन यानी कि सरसों। सरसों की खेती कहाँ होती है दोस्तों? तो सरसों की खेती होगी आपकी उत्तर में, यानी कि आपके जिले की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं? तो भिंड, मुरैना कहाँ पर है? यही है। चलिए देखिए उत्तर में कौन से हैं? भिंड, मुरैना, यानी कि सरसों कहाँ होती है ज़्यादा? भिंड मुरैना में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो आप बताइए अफीम की खेती कहाँ होती है? तो हमें पता है कि अफीम की खेती किधर होती है। तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में अफीम की खेती होती है, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इन जिलों में अफीम की खेती होती है। तो यहाँ पर देवास नहीं है, रतलाम है, झाबुआ है, तो मंदसौर भी दिया है, तो ज़्यादातर मंदसौर में होती है, मंदसौर नीमच में होती है। अगर ये मंदसौर नहीं होता तो रतलाम इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोयाबीन उत्पादक सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है? सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है? तो आप बताइए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, क्योंकि 50% से अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश उत्पादन करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। तो सोयाबीन स्टेट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे अधिक उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड बालाघाट में स्थित है और मध्य प्रदेश इसमें सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश हीरा, तांबा और मैग्नीज तीनों खनिज संसाधनों में उत्पादन में सबसे
प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है दोस्तों? प्रथम स्थान पर है। इसलिए मध्य प्रदेश में तांबा मलाज खंड से निकाला जाता है। तांबा मलाज खंड से निकाला जाता है। मैग्नीज भारवेली खदान से निकाली जाती है। ये भी बालाघाट में है, मलाज खंड और भारवेली खदान दोनों। और तीसरा हीरा जो है पन्ना से निकाला जाता है। पन्ना की मझगांव खदान, मझगांव, और हिनोता भी है, वहां से निकाला जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? तांबा। मलाज खंड से क्या निकाला जाता है? तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? यहां से यानी कि बैतूल से ग्रेफाइट निकाला जाता है। और ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। इससे पेंसिल बनाई जाती हैं। पेंसिल जो आप लिखते हैं वो बनाई जाती हैं। साथ में बैतूल से एक खनिज और मिलता है जिसका नाम है टिन। कौन सा मिलता है दोस्तों? टिन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए कौन कौन सा है? मैंने आपको बताया था तांबा और हीरा, अब ये भी बताया था। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टस जिला है। तो एस्बेस्टस हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ में मिलता है। झाबुआ में, ये झाबुआ में मिलता है। तो एस्बेस्टस जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? झाबुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 32। तो 33 क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर का देखें। देखिए, मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? आपने स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सुना होगा। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है यहाँ सागर में। अगर हम बात करें तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स सुना होगा, वो है हमारे देवास में। यहाँ पर चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो देवास में स्थित है। अगर हम बात करें एग्रो कॉम्प्लेक्स, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? तो छिंदवाड़ा में। अगला, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडीदीप है रायसेन में। कहाँ पर है दोस्तों? रायसेन में। और रायसेन में यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाए जाते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बनाए जाते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जिस सिद्धांत पर काम करते हैं उसको कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसके आधार पर एक काम करता है। ये कैसे होता है? देखिए, प्रकाश इधर टकराया तो इधर पहुंच गया, इधर से टकरा गया इधर, तो इससे क्या होता है? पूरा प्रकाश चला जाता है और इससे अवशोषित नहीं होता, और पूरे प्रकाश यानी ऊर्जा जो हमने भेजी होती है प्रकाश फॉर्म में वो पहुंचती है, और इससे नुकसान नहीं होता है। ऊर्जा लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होता, जिससे पूरे के पूरे सिग्नल मिलते हैं। इसलिए आपके वाईफाई जितने भी लगाए जाते हैं वो उसमें फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है, जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो हीरा जो चमकता है वो हीरे का चमकना भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए, तो रायसेन में है मंडीदीप। अगला, पीतमपुर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीतमपुर को, और पीतमपुर धार में स्थित है। अब ये डेट्रॉइट क्यों कहते हैं? कि अमेरिका का एक शहर है। अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का एक शहर है डेट्रॉइट, जिसमें ऑटोमोबाइल
मोबाइल उद्योग अधिक विकसित हुआ था, इसलिए हमारे धार में भी यानी पीतमपुर में भी ऑटोमोबाइल उद्योग ज़्यादा विकसित हुआ है, इसलिए इसको डेट्रॉइट हम लोग संज्ञा देते हैं। जैसे कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि रूर जो है जर्मनी की एक नदी है, वहाँ पर कोयला निकाला गया था, जिससे पूरा यूरोप, समस्त यूरोप की बात करें तो पूरा यूरोप डेवलप हो गया था कोयले से, उससे, और फैक्ट्रीज का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश के पास ही जो एक राज्य है, इसका नाम है झारखंड। तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, और वहाँ पर ये छोटा नागपुर पठार पाया जाता है, उसको हम भारत का रूट कहते हैं, उसकी संज्ञा दी जाती है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का डेट्रॉइट। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना स्थित है, तो सोयाबीन कारखाना स्थित है उज्जैन में। जबकि एशिया का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र है, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहाँ है, हमारे औद्योगिक राजधानी इंदौर में। कहाँ पर है दोस्तों? औद्योगिक राजधानी इंदौर में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 37 नंबर का। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत की पश्चिमी, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत के, एक मिनट, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा शहर है? तो वो है एकमात्र, उसका नाम है जबलपुर। हमारे मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र जोन है रेलवे का, वो है पश्चिम मध्य रेलवे, और ये जबलपुर में स्थित है। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1881 में शुरू की गई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा इसको पहले प्रारंभ किया गया था, और 1881 से प्रत्येक 10 साल पर एक जनगणना प्रारंभ हुई, और 2011 की जनगणना हमारी आखिरी जनगणना है, और 2021 की जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं। तो 2011 की जनगणना हमारी जो थी वो 15वीं जनगणना थी, और 16वीं जो जनगणना है वो 2021 की जनगणना कहलाई। चलिए, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अगर बात करें तो लोगों की संख्या, कितने लोग रहते हैं, तो एक वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं दोस्तों? 382। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो घनत्व है 236 है। कितना है दोस्तों? 236, यानी कि मध्य प्रदेश में भारत के घनत्व से कम है मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखें, दो 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, देखिए 40 नंबर। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? देखिए, पहली बात तो ये आता है कि मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना अनुसार, देखिए 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये 6वें स्थान पर आता था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हो गया, जिसके बाद जनसंख्या जो है, जनसंख्या के आधार पर इसका एक क्रम कम हो गया, यानी कि जनसंख्या के आधार पर 5वें स्थान पर आने लगा है। और मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या 7,26,26,809 लोग थे 2011 की जनगणना अनुसार, यानी कि 72.6 कह सकते हैं। तो इसमें 72 मतलब 7.2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7.2 करोड़।
कितना हो जाएगा 7.2 करोड़ हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो 72 4% जनसंख्या ग्रामीण है, बाकी की शहरी जनसंख्या है। कैसी है, शहरी। और सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है ग्रामीण, वो रीवा जिले में पाई जाती है। कौन से में दोस्तों, रीवा में। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर 3 जिले हैं। तो सर्वाधिक साक्षर के स्थान पर आते हैं, पहला आता है जबलपुर, दूसरा आता है इंदौर और तीसरा आता है भोपाल। तो तीनों जिलों का क्रम ये है, तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ये सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 45 क्वेश्चन है इस टेस्ट में हमारे। देखिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो यानी कि मध्य प्रदेश का घनत्व पूछ रहा है, और घनत्व मध्य प्रदेश का कितना है दोस्तों, तो आप बताइए। मध्य प्रदेश का घनत्व है 236। कितना है, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 236 लोग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि भारत में कितने थे, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है, तो महिला साक्षरता दर लगभग 59.3 थी। यानी कि मध्य प्रदेश में 59 के लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो मध्य प्रदेश में 60% जनसंख्या महिला दर साक्षरता की है। चलिए तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले में है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले में है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टेस्ट, सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। और कोई भी डाउट है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिए। और ऐसे ही आप लोगों को सीरीज चलती रहेगी, MPGS के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, अन्य टेस्ट भी आपको सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।